जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, DNF ब्लॉक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, एक ये है और एक इसके अगला वाला है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी आपको होता है, आपकी जो सेकंड बुक है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इससे पहले आपने जो भी पढ़ा वो सब क्या थी, फिजिकल केमिस्ट्री थी, ठीक है ना। तो अगर हम DNF ब्लॉक की बात करें तो ये चैप्टर कनेक्टेड है थोड़ा सा क्लास 11th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपने जो पढ़ा था वहीं से। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोगों को होगा, बट इन केस अगर किसी को नहीं है तो रफ आइडिया ले लें, बनाने। हाँ, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं बनानी है महाराज, एक आइडिया लेना है कि क्या क्या होता है, ठीक। अगर हम बात करें शांति रखो थोड़ा तुम लोग, अभी मैं सबके बजाऊंगा। इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ये हमारा है डी ब्लॉक, और ये हमारा है पी ब्लॉक, और ये नीचे हमारा क्या है, ब्लॉक। यानी अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो डी ब्लॉक कहाँ आता है, इन बिटवीन दी एस एंड पी ब्लॉक। वैसे आपने सुना होगा कि डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो इनिशियली तो हमने नाम इसी कारण से ही रखा था क्योंकि एस और पी के बीच में आ रहे थे, और जो एस की प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी की पूरी कंप्लीटली मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो पी में आते हैं उसमें बहुत सारे नॉन मेटल आते हैं, तो उन दोनों के बीच एक ट्रांजिशन का काम कर रहा था, तो सिर्फ फ्रॉम मेटालिक प्रॉपर्टी टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, इसी वजह से हम ट्रांजिशन बोलते थे। बट ये है कि अब के समय अगर बात करें तो ये सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब उसकी वजह से हम ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। बैठ जाओ। ट्रांजिशन बोलने का रीजन कुछ और है, ट्रांजिशन बोलने का अब हमारा रीजन क्या है, कुछ और है। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम बात करें तो आपको दिखी गया हमारे पास टोटल ब्लॉक कितने हैं, 4 हैं, एस पी डी और एफ ब्लॉक हैं। किसी भी ब्लॉक को अगर हम बात करें, ये हमारी कौन सी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं, 118। लगभग सारे एलिमेंट्स अराउंड 414 एलिमेंट्स के आसपास डिस्कवर्ड हो चुके हैं। 2-4 एलिमेंट हैं जिनका आईयूपीएसी नेम लिख करके हम काम चलाते हैं। आपने आईयूपीएसी नेम लिखना क्लास 11th में सीखा होगा, तो आपने रफली ये डायग्राम बना लिया होगा, तो आगे चल लें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कि सर किनको बोलेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स whose last electron enters into डी सबसेल, यानी जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है, डी सबसेल के अंदर एंटर करता है, उन सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब सर क्या मतलब हुआ है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सबसेल में एंटर करेगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैंने क्या ले लिया, लेट्स से आयरन ले लिया, और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, स्टार्टिंग से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो अगर आप देखो टोटल 26 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और मैंने जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन फिल किया है वो कहां किया है, डी के अंदर, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन डी सबसेल। क्योंकि हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा है,
डी सबसेल के अंदर भरा है, इसलिए इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसके अलावा आप कोई सी और भी एग्जांपल ले सकते हो। वो सबके सबके अंदर क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? डी सबसेल के अंदर। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर हम बात करें तो ये कहां मिलेगा आपका? फ्लैंक्ड बाई एस एंड पी ब्लॉक, यानी किसके बीच में आता है? एस और पी ब्लॉक के बीच में आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो डी ब्लॉक है ना, इसको हमने अलग अलग सीरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं कहां से? फोर्थ पीरियड से। कहां से देखने को मिलेंगे? फोर्थ पीरियड से। तो अगर आप पीरियड नंबर 4 की बात करोगे, यानी फोर्थ पीरियड की बात करोगे, तो फोर्थ पीरियड के अंदर जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने ये जो आयरन का एग्जांपल लिया है बच्चे, फोर्थ पीरियड का है। जब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो मैंने कौन से डी को भरा है? 3D को फिल किया है। क्योंकि 3D सीरीज के अंदर, मतलब फोर्थ पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रोग्रेसिवली कौन सी डी सबसेल भरी जाती है? 3D। इसी वजह से तो क्या बोलते हैं? 3D सीरीज बोलते हैं। मतलब यहां पे क्या होगा? प्रोग्रेसिवली डी 3D सबसेल 3D सबसेल फिल, यानी प्रोग्रेसिवली कौन कौन सी सबसेल फिल करेंगे? 3D सबसेल। अगर हम बात करें पीरियड नंबर 5 में जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4D सीरीज मिलती है। 4D सीरीज। और अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो सर इसको 4D सीरीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां कौन सी सबसेल भरी जाती है? 4D सबसेल भरी जाती है। ठीक। और अगर हम बात करें पीरियड नंबर 6 की, तो पीरियड नंबर 6 के अंदर हमारे पास आती है 5D सीरीज। और 5D सीरीज कहने के पीछे का रीजन जो है हमारा है वो क्या है? कि यहां पर 5D सबसेल प्रोग्रेसिवली फील्ड होगी, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? 5D सीरीज बोलते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास पीरियड नंबर कितना आता है? 7। और 7 में जो होता है वो आती है 6D सीरीज। और अगर मैं 6D सीरीज की बात करूं तो 6D सीरीज के अंदर हम प्रोग्रेसिवली कौन सी सबसेल भरते हैं? 6D की फिलिंग करेंगे, इसी वजह से इसको हम 6D सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6D सीरीज बोलते हैं। क्लियर बात? अब मेरी बात सुना ध्यान से। जो 6D सीरीज है यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं रेडियो एक्टिव। मतलब ये वाली जो सीरीज है वो किसकी है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की सीरीज है। इसलिए हमारा फोकस ज्यादा इस पे नहीं रहेगा। 3D 4D और 5D को हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर बात? तो यहां तक नोट डाउन करोगे। आप सुनना ध्यान से। एक छोटी सी टेबल टाइप का हम बना रहे हैं। यहां मैं लिख रहा हूं पीरियड, यहां मैं लिख रहा हूं सीरीज, और यहां मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्स। क्या? एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है
जो फोर्थ पीरियड है उसको आप 3D सीरीज बोल रहे हो, और 3D सीरीज कहां से शुरू होती है? स्कैंडियम से, और स्कैंडियम से कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी? जिंक तक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है, और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। तो मतलब 21 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर कहां आते हैं? आपके 3D सीरीज के अंदर आते हैं। अगर आप जाओगे कहां पर? फिफ्थ पीरियड के अंदर, तो सीरीज कौन सी होगी? 4D सीरीज होगी। और अगर आप यहां बात करोगे तो ये शुरू कहां से होता है? इट्रियम से शुरू होता है। कहां शुरू होता है? इट्रियम से। और अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 39 से शुरू, लगभग के मतलब एग्जैक्टली 39 से शुरू होगा, और 39 से कहां तक जाएगा? 48 तक। कहां तक जाएगा? 48 तक। और एलिमेंट का नाम क्या है? कैडमियम। क्या नाम है? कैडमियम। 48 तक। इसके बाद अगर हम बात करें 6D मतलब सिक्स पीरियड की, तो यहां क्या आता है? 5D सीरीज आती है। यहां पे सुनना, यहां से शुरू हो जाते हैं कौन? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अगर हम बात करें सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? लैंथनम आएगा। क्या आएगा? लैंथनम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। उसका लैंथनम से लेकर के इसके बीच में जो गैप होता है, यहां क्या मिलेगा आपको? लैंथेनॉइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लैंथेनॉइड मिलेंगे। ऐसे लिखो, क्या मिलेंगे? लैंथेनॉइड। और लैंथेनॉइड के बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा? हॉफमियम। क्या मिलेगा? हॉफमियम मिलेगा। यानी पहले हमें लैंथेनॉइड मिलेंगे, लैंथेनॉइड पर क्या मिलेंगे? हॉफमियम। हॉफमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 72। कितना होता है? 72। ये कितना था? 57। मतलब 57 के बाद से 58 से लेके 71 तक क्या थे? लैंथेनॉइड थे। क्या थे? लैंथेनॉइड थे। उसके बाद एंड में हमें क्या मिलेगा? मरकरी, Hg, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80। तो मतलब अगर आप सिक्स पीरियड के अंदर जाते हो, यानी 5D सीरीज के अंदर, तो आपको बीच में क्या मिलेंगे? लैंथेनॉइड देखने को मिलेंगे, जो कि एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। ऐसे ही अगर आप बात करोगे कहां पर? सेवंथ पीरियड की, तो कौन सी सीरीज होगी? 6D सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी? 6D सीरीज होगी। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? एक्टीनियम मिलेगा, एसी, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 89 होगा। एक्टीनियम के बाद यहां आपको क्या मिलेगा? एक्टिनाइड। और फिर आपको यहां क्या मिलेगा? रदरफोर्डियम। अगर हम बात करें रदरफोर्डियम कहां से स्टार्ट होता है? 104 से। और इसके बाद यहां से लेकर के आपको कहां तक? आपका कॉपरनीसियम मिलेगा, यानी Cn, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 112। कितना होता है? 112। ठीक है। तो मतलब ये एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक के अंदर, कि अलग अलग पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट देखने को आपको मिलते हैं। और सुनना बात, अगर मैं बात करूं तो डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप कौन कौन से होते हैं? पहली बात तो चाहे आप किसी भी ब्लॉक की बात करो, तो एक चीज याद रखनी है कि नंबर ऑफ ग्रुप किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट सबसेल ऑफ ब्लॉक। यानी जिस भी ब्लॉक के हैं उसकी सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सी सबसेल आती है? डी सबसेल। और डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। कितने आते हैं? 10। यानी अगर मैं बात करूं डी सबसेल के अंदर, तो डी सबसेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10। इसी वजह से ग्रुप कितने होंगे? ग्रुप इज इक्वल टू कितना होगा? 10। अब कहां से कहां तक है सर ये ग्रुप? ग्रुप नंबर 3 से, यानी थर्ड से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक जाते हैं? 12 तक। कहां तक जाते हैं? 12। यानी 3 से लेकर के 12 तक के जो ग्रुप होते हैं वो कहां आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। क्लियर बात? यानी 10 अलग अलग आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे। इनको भी नोट डाउन करोगे। अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अगर हम बच्चे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है, एन एस n-1 डी, जीरो से लेकर के, जीरो कह रहा हूं, 1 से लेकर के 10, कितना, 1 से लेकर के 10, और एन एस 0 से लेकर के 2। अब मेरी बात सुना ध्यान से, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। वैसे अभी नई एनसीईआरटी अपडेट हुई है तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा था वो मैं लिख रहा हूं। वो ये था n-1 डी से लेकर के, डी में 1 से लेकर 10, और एन एस में 1 से लेकर के 2। तो अगर आपको ऑप्शन हमेशा मिले कौन सा, ये वाला, तो ये 100% करेक्ट है। अगर बात करूं एक एलिमेंट होता पैलेडियम, जिसमें एनएस के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अलावा और सबके अंदर एटलीस्ट एस में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब पूरे डी ब्लॉक में एक एलिमेंट ऐसा है जिसके एस में 0 मिलते हैं। तो सही कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर के 2, मतलब 0 भी है चाहे एक ही में है। लेकिन कई सारी जगहों पर एनएस 1 से लेकर के 2 भी लिखा होता है, तो ये भी चल जाता है। आपको ये मिले, ये ज्यादा करेक्ट है। अगर ये नहीं मिलता है तभी आपको ये आंसर्स एमसीक्यू वगैरह के अंदर भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपको ये चूज कर लेना है, अदरवाइज अगर दोनों नहीं मिलेंगे महाराज, ठीक है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाए 0 से लेकर 2, यही सही है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर बात। अब मेरी बात सुनना, यहां पर जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है ना। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव मैनी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं ये अभी हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन पहली बात कर लूं कि एक्सेप्शन आ क्यों रहे हैं। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी एक्सेप्शन आएंगे वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहली बात ये कि सर ये एक्सेप्शन आ क्यों रहे हैं। तो एक्सेप्शन के आने के पीछे की अगर हम बात करें तो 2 रीजन है। पहला कि n-1 डी एंड ns का जो एनर्जी है, एनर्जी गैप इज वेरी लेस। पहली बात तो ns और n-1 डी में एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम है। अगर एनर्जी गैप बहुत कम है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को एक सेल से जंप करके दूसरे सेल में जाने में ज्यादा एनर्जी लग नहीं रही है, तो आसानी से जा सकता है। इसलिए कई बार ऐसा देखोगे कि इलेक्ट्रॉन एस में से डी में चलाए या डी में से क्या चले गए, एस में चले गए, मतलब ये ट्रांजिशन देखने को आपको मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। दूसरी रीजन क्या है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। यानी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड अगर कहीं हो जा रहा है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी उससे मिलती है, इसलिए आपको दूसरा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर बात। अब मेरी बात सुनो, अगर हम बात करें कि मुझे एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एटॉमिक नंबर, फाइंडिंग एटॉमिक नंबर। अगर मुझे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, 3D सीरीज आती है, 3D के बाद क्या आती है, 4D सीरीज आती है, और 4D के बाद क्या आती है, 5D सीरीज आती है, और 5D के बाद कितनी आती है, 6D सीरीज। यही तो है। तो अगर हम 3D से कहां जा रहे हैं, 3D से कहां जा रहे हैं, 4D में, तो हम टोटल 18 प्लस कर देते हैं। कितना प्लस कर देंगे, 18, यानी प्लस 18। और अगर इससे जा रहे हो तो क्या कर दोगे, प्लस 32, और यहां से वहां जाओगे तो कितना प्लस कर दोगे, प्लस 32। जैसे एग्जांपल के लिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, 30। और अगर मुझे कैडमियम का पता करना हो तो जिंक कौन से में आता है, 3D सीरीज में, कैडमियम कहां आता है, 4D सीरीज में। तो जिंक के जस्ट नीचे कैडमियम है, तो मतलब 30 में प्लस 18 कर दूं तो क्या मिल जाएगा, कैडमियम का एटॉमिक नंबर।
तो जिंक का कितना था 30, 18 प्लस क्या कितना आया 48, मतलब 48 किसका एटॉमिक नंबर है कैडमियम का है। अगर आप बात करो कैडमियम के बाद क्या आता है मरकरी, मरकरी में 32 प्लस करो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसका मतलब इस तरीके से हमें एटॉमिक नंबर, अगर हमें जैसे देखो ज्यादातर केस में हमें 3D सीरीज याद रहती है और उसका एटॉमिक नंबर भी पता होता है, बट अगर कभी हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ जाए 4D या 5D सीरीज की, तो हम इसकी हेल्प से थोड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे कैसे मिलेगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है? आप सुनो ध्यान से, नहीं लिखा था लिखो। आप सुनो, ये कौन सी सीरीज है 3D सीरीज। पहली बात याद कैसे करते हैं, सबको याद होती है, क्या ट्रिक बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख दे रहा हूँ, फॉर्मेलिटी हाँ तो मैं लिख दे रहा हूं, बट वैसे तो लगभग सबको याद होती है। आप सुना ध्यान से, अगर हम बात करें हाँ सस्ती, इधर देखो ऐसे, सस्ती वाली कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक, निकिल कॉपर जिंक। सुना जानते हाँ, शांत रहो, मैं क्या कह रहा हूं, सस्ती वाली कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक, या फिर एक और होता है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। आपको जैसे याद करना है वैसे याद करो, वैसे कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं शक्ति वक्रमन फीको निकोजन, तो आपको जैसे याद करना है। मुझे तो नहीं लगता है कि 3D सीरीज कभी याद करने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि 3D सीरीज सबको याद होना चाहिए, और 30 तक एटॉमिक नंबर आप याद ही करते हो तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर किसी को नहीं याद है तो भाई साहब इस्तेमाल कर लेगा, हाँ शांत रहो। इनके नाम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, सब लोग पहचानते हो ना, तो इनका नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले फटाफट 3D सीरीज को नोट डाउन करो। साथ साथ में आपको पता ना क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टार लगा लेना। इसके अलावा आपको एक एक्सेप्शनल मिलेगा कहां, कॉपर का। किसका मिलेगा, कॉपर का। मतलब जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं उस पर स्टार लगा लेना, क्योंकि फोकस उसी पर रखना। अरे बाकी तो आप नॉर्मल करना जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और नॉर्मल आती है तो आप हो ही जाएगी। जहां एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर स्टार लगा लोगे। क्या होता है, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद जा। मतलब क्या रहा है, यारी यानी दोस्ती इस तरीके से निभानी है कि अगर मेरी राह में कोई रुकावट आए तो आगे तू कूद जाइयो। समझ रहे हो ना। अब मेरी बात, हाँ अब इधर देखो, यहाँ हो सकता है आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम ना पता हो, तो आपको नाम भी लिखने हैं। जैसे वाई से क्या होता है, इट्रियम होता है। क्या होता है, इट्रियम होता है। जेडार से क्या होता है, जिरकोनियम होता है। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें एनबी से क्या होता है, नियोबियम होता है। अगर हम बात करें एमओ से क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है। और अगर हम बात करें टी से टेक्नीटियम होता है। उसका आरयू से क्या होता है, रुथीनियम होता है। और आरएस से क्या होता है, रोहोडियम। और पीडी से क्या होता है, पैलेडियम। एजी से क्या होता है भैया, सिल्वर। और सीडी है क्या, कैडमियम। क्लियर, नोट डाउन करो।
अब अगर आप बात करोगे तो एक्सेप्शनल बिहेवियर आप जो कहां कहां दिख रहा है, सबसे पहले देखो S1 यहां दिखा, 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 ये सब S1 वाले हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें निमोबियम, मोलिबिडनम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रोहोडियम और उसका आता है पैलेडियम 0 पे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल बिहेवियर यही दिखता है। क्लियर, नोट डाउन करोगे इसको भी। हाँ, तो सुना ध्यान से, अगर हम बात करेंगे इसको कैसे याद रखेंगे, ला हफ्ता, वरना, रे, उस, आयरन रॉड से, पिटाई और होगी। भैया हफ्ता वसूली कर रहे हैं, अगर हफ्ता नहीं मिलेगा तो आयरन रॉड से पिटाई करेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात सुना ध्यान से, यहां से एल क्या है, लेंथनम, क्या है, लेंथनम, और एच एफ क्या है, हॉफनियम, ये क्या है, टेंटलम, डब्लू क्या है, टंगस्टन, आर ई क्या है, रेनियम, ओएस क्या है, ऑस्मियम, और आई आर क्या है, इरिडियम, पीटी क्या है, प्लैटिनम, और एयू क्या है, गोल्ड, और एच जी क्या है, मरकरी। अब अच्छी बात है कि यहीं तक आपको याद करनी है। अब सुनना, यहां अगर आप एक्सेप्शन में देखोगे तो एक तो आपको गोल्ड दिखेगा, क्या दिखेगा, गोल्ड दिखेगा, और एक आपको प्लैटिनम दिखेगा, ठीक, उसके बाद और कोई नहीं है। मतलब महंगी चीज है। नहीं, आप सुनना ध्यान से, इधर देखना, अगर मैं बात करूं बच्चे एक्सेप्शनल बिहेवियर में या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर आप एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो देखो ध्यान से, इधर समझना, एक मेरे पास NS0 हो सकता है, एक मेरे पास NS2 है, और एक है मेरे पास NS1। आपको पता है NS2 तो एक बेसिक है, सबके अंदर है लगभग, तो यहां लिख रहा हूं मैं रेस्ट ऑल। यहां पर अलग अलग चीजें मिलेंगी, सुनना ध्यान से। अगर आप आओगे NS0 में तो आपको याद रखना है कहां मिलेगा, पैलेडियम। एग्जाम्पल क्या है इसका, जिसके पास NS0 मिलता है, बस एक अकेला एलिमेंट, इसके बाकी सब के सब क्या है, NS1 वाले हैं। अब NS1 वालों को याद करने का तरीका है, NCC में तेरी रिपोर्ट, हाँ हाँ, बस थोड़ा जुगाड़ है, वो क्या कर सकते हैं, एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी, एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी। ये सब के सब NS1 वाले हैं। अब कौन कौन आते हैं NS1 वाले, ये देखते हैं ध्यान से। अगर हम बात करें N से, तो N का मतलब है नियोबियम यानी NB, C का मतलब है कॉपर, और इस C का मतलब है क्रोमियम, ठीक है ना, क्लियर बात। अगर हम बात करें M, तो ये क्या है, मोलिब्डेनम, T क्या है, टेक्नीटियम, R से क्या है, रोहोडियम मतलब रुथेनियम, और एक है रोहोडियम RH। यहाँ P से मतलब क्या है, प्लैटिनम से, A है सिल्वर, और दूसरा A है गोल्ड। बस इतने हैं जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो क्या हुआ, रेस्ट ऑल का मतलब महाराज ये होता है, बाकी जो बच गए वो सब NS2 में होते हैं यार, ठीक, हाँ ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे NS1 NS0 शो करेंगे, बाकी जो बच गए सब में क्या होगा, NS2 होगा। क्लियर बात, ठीक, नोट डाउन करोगे इसको।
अब सुनना, अब ये डालेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या डालना है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं इसको समझते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोलते थे एलिमेंट्स इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, यानी एस और पी ब्लॉक के बीच में जो होते हैं उन्हें ट्रांजिशन बोलते हैं। ये कब था? अर्लियर या इनिशियली, मतलब पहले हम इस बेसिस पर ट्रांजिशन एलिमेंट इसका नाम रखा था हमने। बट अब अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी ने कुछ चीजें बताई हैं जिसके हिसाब से हम फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें, उनको हम ट्रांजिशन बोलेंगे, यानी ऑल दोज एलिमेंट्स which has incompletely filled D subcell in ground state or any of the possible stable oxidation state। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल होनी चाहिए, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या किसी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अब ये इसका मतलब क्या है ये समझाऊंगा अभी, बट उससे पहले अगर हम बात करें ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एक्सेप्शन क्या है, मतलब जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है सब ट्रांजिशन है, कुछ छोड़ करके जो ट्रांजिशन में नहीं आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन सा है? आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अगर आपसे पूछे क्यों नहीं है तो रीजन क्या है कि सर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल नहीं है इनके, किसमें? ना तो ग्राउंड स्टेट में है ना तो किसी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर बात करूं तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर कई बार क्वेश्चन आए हुए भी हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसको नोट डाउन करो तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, कॉपर हैज फुल्ली फिल्ड डी सबसेल एट it is transition element y। कह रहा है कॉपर के पास फुल्ली फिल्ड डी सबसेल है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं। क्यों? तो सिंपल शब्दों में सबसे पहले जब आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा तो क्या करोगे? सबसे पहला काम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। कितना होता है? 29। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा आर्गन, सही बात है, ब्रैकेट में क्या आएगा? आर्गन, उसका आएगा 3d10 और 4s1, सही बात है, कॉपर 1 में आता है। मतलब ग्राउंड स्टेट में क्या है? इसके पास तो डी फुल्ली फिल्ड है, लेकिन अगली इसकी पॉसिबल स्टेट क्या होती है? Cu प्लस, मतलब Cu प्लस पहले आती है। तो अगर हम Cu प्लस की बात करेंगे तो फिर से लिखेंगे आर्गन और उसके बाद 3d10 और 4s0, ठीक। फिर अगली पॉसिबल स्टेट कौन सी होती है? Cu2 प्लस भी होती है, तो 29। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? आर्गन आएगा और 3d9 और 4s0,
इसका मतलब अगर आप कॉपर को देखोगे तो कॉपर कौन सा CO2 प्लस स्टेट में इसके पास क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल है, ठीक है ना। तो लिखोगे हेंस कॉपर हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल in its CO2 plus state. Hence, yeah, therefore, are considered as transition. Are considered as transition एलिमेंट्स। इसलिए इसको क्या मानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। क्लियर बात यहां तक, ठीक। नोट डाउन करो इसको। तब देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, जैसे मैं इसी के दो पार्ट कर लो, ए एंड बी। पहला, वाई जिंक इज नॉट ट्रांजिशन, वाई जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जिंक को ट्रांजिशन क्यों नहीं बोल रहे हैं, और वाई सिल्वर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई एज इज ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी एजी ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हुआ। आप सुना ध्यान से। सबसे पहले अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, आर्गन, और आएगा 3d10 और 4s2 नहीं, क्या Ag2 प्लस, हाँ करता है। हाँ इधर देखो, हाँ ठीक। अगर बात करूं 3d10 और 4s2 है। अगर हम बात करें जिंक के बाद हमारे पास क्या आएगा, जिंक 2 प्लस। तो जिंक 2 प्लस में अगर हम बात करें तो आर्गन और 3d9 हो जाएगा, और ये अच्छा 9 कह रहा हूं, 3d10 और ये क्या हो जाएगा 4s0। जिंक की बस पॉसिबल ऑक्सीडेशन कितनी है, +2। अब ये ना तो ग्राउंड में ना तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में ही क्या है, डी फुल्ली फिल्ड है। तो लिखोगे डी सबसेल क्या है, फुल्ली फिल्ड है इन ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हेंस आर, या एक ही है, हेंस इज नॉन ट्रांजिशन या नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, जो भी आप बोल दो। बातों के कहने का मतलब यही होना चाहिए। लैंग्वेज ठीक है आपकी चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत। बी पार्ट की बात करते हैं। अगर हम सिल्वर में जाएं तो सुना ध्यान से, सिल्वर पहले तो एजी में मिलेगा, कितना होता है एटॉमिक नंबर 47। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया कोई, हाँ हाँ 4d10 और 5s1। आपको पता है अगर एजी प्लस में जाओगे तो नहीं होगा ट्रांजिशन, KR। उसके बाद क्या जाएगा 4d10 और 5s0। इसकी एक स्टेट और होती है, और वो क्या है Ag2 प्लस। देखो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट तो +1 है। स्टेबल स्टेट कौन सी है, +1। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेबल स्टेट +1 है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगला इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने जा रहे हो, डी से, जो कि फुल्ली फिल्ड है। आपको पता थोड़ी समस्या होने वाली है। तो जब कभी किसी फुल्ली फिल्ड और वाइटल से निकालोगे ना तो दिक्कत होगी, मतलब वो जाना नहीं चाहेगा 2 में,
लेकिन एग्जिस्ट करती है इसकी +2 स्टेट भी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Kr और 4d 9 और 5s 0, इसका मतलब इसको ट्रांजिशन बोल देंगे। अब आंसर मैं तो यहां से कॉपी कर ले रहा हूं। हाँ हाँ, कॉपर चेंज कर दूंगा भाई, क्या चिंता कर रहे हो। आजकल क्लिपबोर्ड वाला पेस्ट नहीं होता यार, गड़बड़ है। हेंस AG इज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए AG क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, एज इट हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड, अरे शांत रहो तुम लोग, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल इन Ag2+। क्लियर बात। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के, आई होप आप लोग आराम से कर लोगे, सही बात है ना। तो आप आगे चलते हैं और आगे हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या डालना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ हाँ, और क्या बस, और क्या। देखो सिंपल सा है, अगर आप दिमाग में लगाओगे, देखो आपको पेपर में हमेशा बोलता है ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन नहीं है, क्यों। आपको बस कोशिश करना है जहां ट्रांजिशन नहीं है वहां डी को भरा हुआ दिखा देना है, और जहां ट्रांजिशन है वहां डी को अगर खाली नहीं हो रहा तो अगले पे जाके फिर से खाली करोगे, जहां खाली हो जाए बस कर देना है। सिंपल सा आंसर है, ठीक। चलो ना आगे। हाँ, समीक्षा हो गया। हरी डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात तो याद रखना है, ऑल आर मेटल, ऑल आर मेटल्स, मतलब सबके सब क्या है, मेटल्स है, यानी डी ब्लॉक में जितने भी हैं सब मेटल हैं। और सुनना, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसी सब से याद रखेंगे, मेटल से, ठीक। एम का मतलब है मैलिएबल, ठीक। ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। टी का मतलब है थर्मल कंडक्टर, थर्मल कंडक्टर, मतलब हीट का भी फ्लो करेंगे। और सुनना, इसी टी का मतलब एक और है टेंसाइल, क्या है, टेंसाइल, ठीक। ए का मतलब है एलॉय फॉर्मेशन, यानी क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। एल का मतलब है लस्ट्रस, ठीक। लस्ट्रस का मतलब समझते हो ना, ब्राइट, चमकदार होंगे, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो एस का मतलब है सोनोरस, और एस का मतलब और याद रखना सॉलिड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यही फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या, ठीक है। डी नहीं है तो डी हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब अगर हम बात करें जो टेंसाइल है ना, इसी में आ जाता है वायर। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, वायर खींच सकते हैं, तो डक्टाइल का रिप्लेसमेंट टेंसाइल है, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कैन बी स्ट्रेच्ड इन फॉर्म ऑफ वायर, और टेंसाइल का मतलब ये होता है बहुत पतले वायर के फॉर्म में स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गए हमारी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बेसिक आइडिया फिजिकल प्रॉपर्टी का रखना है, बाकी हम आगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब जब इतना हो गया है तो हम आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है, क्या होता है जेड इफेक्टिव
और सील्डिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह इसको समझते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम एटॉमिक रेडियस स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो नोट डाउन कर लो, उसको आगे चलते हैं। चलो चलो है ना, लेंगे जरूरी ज्ञान। भैया कुछ जरूरी ज्ञान की बातें। हाँ हाँ, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। अरे आपका जो लिखना है लिख लो, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। ठीक, हमारे पास ये गोला है, इस गोले से हम एटम बनाएंगे। क्या बनाएंगे इस गोले से? एटम। फिर इस गोले को कॉपी करके इसको छोटा कर देंगे। हाँ भाई साहब आजा। ठीक, अभी गोले की कॉपी करके इसको थोड़ा बड़ा और कर देंगे। ठीक, और इस तरीके से हमारे पास कुछ जादुई एटम तैयार हो गया। हम मान रहे हैं कि यहां हमारे पास बैठा हुआ है एक प्यारा सा इलेक्ट्रॉन, और यहां अंदर बैठे हुए हैं कुछ प्यारे से इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सुना ध्यान से, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको क्या बोलते हैं हम? अरे नालायकों, क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरीके के फोर्सेस लग रहे होते हैं। कौन सा फोर्स? पहला देखो ध्यान से, पहला, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ बुला रहा होता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहते हैं भैया इधर थोड़ा मत आओ, निकलो यहां से, तो ये लोग इसको भेज रहे होंगे दूर। मतलब ये और ये क्या लगा रहे होंगे? रिपल्सन। और बाकी ये क्या लगा रहे होंगे? अट्रैक्शन। तो ये रिपल्सन लगा रहा है और ये क्या लगा रहा है? रिपल्सन। मतलब अगर मैं लिखूं तो ये क्या है सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये क्या है सर? फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ये क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो मतलब सिंपल शब्दों में बात ये है कि सर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये दो तरीके का फोर्स फील कर रहा होता है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो तरीके के। एक कौन सा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक कौन सा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहा होगा? बाई न्यूक्लियस, या न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हो। भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से लग रहा है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। और आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज को हम प्यार से जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी हम प्यार से जेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। अब ये जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब क्या हो रहा है? कौन लगा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बाई इनर इलेक्ट्रॉन, बाई इनर इलेक्ट्रॉन। कौन लगा रहा है? अंदर के इलेक्ट्रॉन निकाल लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब सुना ध्यान से, ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है ना इसको हम सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सिग्मा। या फिर इसको हम बोलते हैं सील्डिंग। क्या बोलते हैं? सील्डिंग। या फिर हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो आप बोलो स्क्रीनिंग इफेक्ट, आप बोलो सील्डिंग इफेक्ट, आप बोलो फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक, हाँ। आप सुनना ध्यान से, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाता, बट बाहर तो नहीं आया। इसका मतलब इस पर कौन सा फोर्स ज्यादा है? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। लेकिन रिपल्सिव फोर्स उस अट्रैक्टिव फोर्स को थोड़ा बहुत डिक्रीज तो कर ही रहा होगा। सही बात है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसका मतलब जितना न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था, यानी जेड जो लग रहा था, वो पूरा का पूरा नहीं लग रहा है। उसमें से कुछ और कुछ फोर्स कम हो रहा होगा या न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। किससे? विद द हेल्प ऑफ सिग्मा। तो अगर हम बात करें तो जितना फोर्स न्यूक्लियस एक्चुअली में लगा रहा होगा, एक्चुअल में
किसके ऊपर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उसको हम लिखते हैं जेड इफेक्टिव से। सर जेड क्या था? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस सिग्मा, रिपल्सन को माइनस कर दिया। तो ये हमारा आया जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव क्या है? एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जितना एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो क्या होता है? जेड इफेक्टिव होता है। क्या होता है वो? जेड इफेक्टिव होता है। क्लियर बात है यहां तक? इसको नोट डाउन करो, अगले पेज चलते हैं और समझते हैं सील्डिंग क्या होता है। अच्छा यही कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, रुक गया भाई, चलो लिख लो। अब हमारे पास है वही ज्ञान के अंदर ही सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। सील्डिंग इफेक्ट क्या है भाई? फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है उसे क्या बोलते हैं हम? सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, जिसका सिंबल आपको पता ही है, सिग्मा होता है। और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ सील्डिंग इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ सील्डिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा होती है? एस की सील्डिंग सबसे ज्यादा, उससे कम पी की, उससे कम डी की, और उससे कम एफ की। अब सुनना, यहां पे जो डी और एफ है ना, इनको हम बोलते भैया पुअर हैं, गरीब लोग हैं। इनका सील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर होता है, सबसे कम। अब सुनना, सील्डिंग इफेक्ट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एस का आपको पता है एक ही सेल होती है, छोटा साइज में होता है, और सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे क्या है? कंसंट्रेटेड है, मतलब एकता है। एकता में पता है क्या होता है? बल। तो भैया सब मिल करके एक ही को बाहर धकेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सील्ड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। जब आप जाते हो डी और एफ पे, तो आपको पता है डी के अंदर कितने होते हैं? 5 डब्बे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे 5 अलग अलग एक्सिस के ऊपर। तो मतलब यहाँ एकता नहीं है, सब इधर उधर फैले हुए हैं। तो सील्डिंग ये भी तो लगाएंगे, लेकिन बहुत गंदी सील्डिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एकता नहीं है। एफ में जाओगे 7 मिल जाएंगे, मतलब और ज्यादा, 7 अलग अलग एक्सिस पे हैं, मतलब सील्डिंग क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे होते तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुश करके बाहर भेज पाते, यानी सील्डिंग ज्यादा अच्छी होती। याद रखना, डी की सील्डिंग सबसे खराब, तो एफ की सबसे खराब, उसके बाद डी की, और सबसे बढ़िया एस और पी की होती है। क्लियर बात? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एक शब्द और आपको देखने को मिलेगा, और वो क्या है सर? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या होता है? हमें पता है सर डी जो है उसका सील्डिंग खराब होता है और एफ का खराब होता है, एफ का सबसे खराब होता है। लेंथेनॉइड हम किसको बोलते हैं? जो आपका 4f, यानी जिनके अंदर 4f इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सुना ध्यान से, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहां करता है? 4f में, उन एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड बोलते हैं। अब f का सील्डिंग इफेक्ट क्या है? बहुत खराब है। तो मेरी बात सुनो, जब हम कहां पहुंचते हैं? 5d सीरीज के अंदर। तो 5d सीरीज के अंदर हॉफमियम के बाद, हॉफमियम और उसके बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे उससे जस्ट पहले कौन आते हैं? लेंथेनॉइड आते हैं। मतलब उसमें 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। और 4f का सील्डिंग क्या है? बहुत खराब है। अगर सील्डिंग बढ़िया नहीं कर पाओगे तो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लेगा। भाई दो ही चीजें थी, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, सील्डिंग इफेक्ट के से बाहर जा रहे थे। अगर सील्डिंग बढ़िया नहीं कर पा रहे हो तो यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस का अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डिक्रीज इन द साइज, डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम ड्यू टू पुअर सील्डिंग
पुअर शील्डिंग ऑफ 4f सबसेल। भैया 4f सबसेल की वजह से पुअर शील्डिंग होती है और उसकी वजह से अगर साइज डिक्रीज हो जाए तब उसे क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसी कॉन्ट्रैक्शन का नाम हम बदल के एक्टिनॉइड रख देंगे अगर ये शील्डिंग किसकी वजह से पुअर हो रही हो, 5f की वजह से हो रही है। मतलब इस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्या, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो यहां भी साइज कम होगा। किसकी वजह से कम हो रहा है, ड्यू टू 5f की वजह से। किसकी वजह से, 5f की वजह से। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा सर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह। पहले डालेंगे जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी अब हमारे डी ब्लॉक में पूरा यही टॉपिक चलेगा और जनरल प्रॉपर्टीज खत्म होते ही डी ब्लॉक आपका खत्म हो जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहली जो जनरल प्रॉपर्टी है, नंबर 1, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, कौन सी रेडियस, एटॉमिक रेडियस। सुनना मेरी बात ध्यान से, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, हाँ सही बात है, एटम की रेडियस हाफ ऑफ द डिस्टेंस, या हाफ ऑफ द डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसके 2 एटम हैं, जैसे मान लिया ये है होमो एटॉमिक में और ये एक ये है। वैसे तो हमारे पास रेडियस बहुत सारी होती है बच्चे, अगर मैं मान लूं इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, तो इसके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसका आधा कर दूं तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं डिस्टेंस को यहां से यहां तक मैं मान लूं क्या है, d है, तो d अपॉन में 2, दिस विल बी द एटॉमिक रेडियस। अब मेरी बात सुनो, एटॉमिक रेडियस एक तरीके की नहीं, बहुत तरीके की होती है। कोवेलेंट रेडियस होती है, आयनिक रेडियस होती है, वैन डर वाल्स रेडियस होती है, मेटालिक रेडियस होती है। तो अगर आप बात करोगे एटॉमिक रेडियस के, तो इसके टाइप्स में कौन कौन आएंगे, कोवेलेंट रेडियस, कौन आएगा, कोवेलेंट रेडियस, फिर कौन आएगा, मेटालिक रेडियस, कौन आएगा, मेटालिक रेडियस, फिर कौन आएगा, आयोनिक रेडियस, फिर कौन आएगा, वैन डर वाल्स रेडियस। आप लोग थोड़ी सी बात सुनना मेरी, इनके बारे में हम डिटेल में नहीं बात करने जा रहे हैं, एक आइडिया मैं दे रहा हूं। सबसे पहली बात कोवेलेंट रेडियस, अगर कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है उसका हाफ कर देते हैं, जो रेडियस निकल के आती है उसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस में क्या होता है, जैसे मान लिया मेरे पास ये एटम का या मेटल का क्रिस्टल है। जनरली मेटल कैसे मिलते हैं, लैटिस के फॉर्म में मिलते हैं। लैटिस का मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। जैसे मान लिया ये पूरा रूम है ना, इस रूम के कॉर्नर पे, इसकी एज पर, इसके फेस पर एटम्स मौजूद होते हैं। इससे जो पूरी स्ट्रक्चर बन के आएगी उसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। आपके सिलेबस में था सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर, बट वो डिलीट हो गया है, तो आपको अब क्रिस्टल लैटिस के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना है। ठीक,
तो जो इसका क्रिस्टल लैटिस होता है इसमें एटम्स मौजूद होते हैं। अब क्या करते हैं ये मेटल्स, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, इस न्यूक्लियर स्पेस मतलब इंटर एटॉमिक स्पेस के बीच में। अब ये वाला जो एटम है इसको लगता है ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको लगेगा ये मेरा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको लगेगा ये मेरा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको लगेगा मेरा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से घिरे हुए सारे एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या अपना समझ के। इनडायरेक्टली इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में ये चारों के चारों क्या हो गए, आपस में कनेक्टेड हो गए। भैया ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों इनडायरेक्टली क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और जनरली हम इस यानी डी ब्लॉक के अंदर मेटेलिक बॉन्ड की काफी सारी बात करने वाले हैं और मेटेलिक रेडियस की बात करने वाले हैं, क्योंकि मेटल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेटल के लिए क्या होगी, मेटेलिक रेडियस होगी। अब सुनना, अगला आता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होती है, जैसे मान लिया एक एटम ए है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बनाया, ए प्लस बनाया। हो सकता है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, क्या बनाया हो, ए माइनस बनाया हो। तो कटायन और अनायन की जो रेडियस होती है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। सुनना, आयनिक रेडियस में अगर एटम सेम है, अगर एटम क्या है, सेम है, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी रेडियस छोटी होगी, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसकी रेडियस बड़ी होगी, और जो न्यूट्रल वाला है वो बीच में आ जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में अभी मैं इसको लिखवाऊंगा। अगर मैं बात करूं वैन डर वाल रेडियस की, जो लोग कोई बॉन्ड नहीं बनाते, नोबल गैसेस, तो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक नोबल गैस यहां दूर खड़ी है, एक नोबल गैस यहां दूर खड़ी है, ठीक। अब नोबल गैस इसको देख के क्या होता है, अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे होते हैं इन नोबल गैसेस। कैसे लग रहे होते ये भी बात है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कैसे आ गए। अब बताओ, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मौजूद है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और सब रोटेट कर रहे हैं। हम ऐसा मान रहे हैं किसी एक समय, वो जरूरी नहीं कि समय परमानेंट रहे, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है। किसी एक समय पे इसके सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इसके सारे जो पॉजिटिव चार्ज था वो शिफ्ट किधर हो गया, इस तरफ हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन मूव करना था, अगर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब ऐसा केस होगा तो ये बगल वाला जो होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर आ जाएगा, अपने आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और इनके बीच बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, उसे बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और इस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इसके न्यूक्लियस से लेकर के इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वैन डर वाल रेडियस। अब बताओ, यहां ये लोग पास ही नहीं आ रहे हैं, दूर दूर खड़े हैं, तो वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होगी। सुनना, अगर कभी कंपेयर करने के लिए दे दे वैन डर वाल रेडियस, आपके क्लास 11-12 में नहीं आएंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अगर कहीं वैन डर वाल रेडियस कंपेयर हो रही है, मतलब बहुत सारी रेडियस लिखी हुई है, उसमें आपको एक नोबल गैस दिख गई, उसी की रेडियस सबसे ज्यादा होगी, कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ, क्योंकि वैन डर वाल रेडियस जो है कोवेलेंट रेडियस के ऑलमोस्ट डबल होती है। तो मैं कुछ जो चीजें हैं वो लिख रहा हूं, क्या क्या है, एक तो याद रखना है कि कोवेलेंट रेडियस जो होती है वो क्या होगी, ऑलमोस्ट 2 टाइम ऑफ, सॉरी कोवेलेंट कर रहा हूं, आई एम सॉरी, वैन डर वाल रेडियस जो होगी वो ऑलमोस्ट क्या होगी, डबल होगी किसके, कोवेलेंट रेडियस के। वैन डर वाल रेडियस बता, अब सुनना, ये हो गया। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, जनरली इन्हीं तीनों को ही कंपेयर किया जाता है, तो अगर हम बात करें मेटालिक की, तो मेटालिक बड़ा होगा, उसके बाद क्या आएगा, इससे छोटा आएगा कोवेलेंट। तो मतलब आपको क्या समझ में आ गया यहां से कि सर अगर तीनों को कंपेयर कर लोगे तो सीधा साधा क्वेश्चन क्या होगा कि सर वैन डर वाल सबसे बड़ा है, उसके बाद मेटालिक है, और सबसे छोटा कौन है, कोवेलेंट। लेकिन सुनना, जब आयनिक की बात होगी, और मैं आपको बताऊं ना, ज्यादातर मैंने जो देखा है वो आयनिक रेडियस के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से लेकर के, ठीक है ना। अभी मैं डी ब्लॉक पे आ रहा हूं, बट समझना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, कि जब भी कहीं आयनिक रेडियस की बात हो, किसकी बात हो, आयनिक रेडियस की बात हो, तो याद रखना है जो अनायन होगा, जो क्या होगा, अनायन होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, सबसे ज्यादा। फिर कौन आएगा,
न्यूट्रल एटम आएगा। कौन आएगा? न्यूट्रल एटम आएगा। फिर कौन आएगा? कैटायन आएगा। क्या आएगा? कैटायन। और ये चीजें कब कब लग जाएंगी? जब एटम सेम हो। एटम क्या हो? सेम, यानी सेम ही एटम के आपके पॉजिटिव चार्ज वाला भी एटम ले लिया है, सेम ही एटम का कैटायन भी ले लिया है, सेम ही एटम का न्यूट्रल एटम भी ले लिया है, कब लग जाएगा? और दूसरा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो क्या हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में लग जाएगा। और दूसरा, व्हेन सेम एटम ले रहे हो तो। क्या ले रहे हो? सेम एटम ले रहे हो तो। और एक और चीज, अगर हम बात करें तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज के। और याद रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पॉजिटिव चार्ज के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नेगेटिव चार्ज के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब अगर मान लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एक में आ गया एल्युमिनियम 3+, एक में आ गया मैग्नीशियम 2+, तो आपको पता है एल्युमिनियम 3+ की रेडियस छोटी होनी चाहिए और मैग्नीशियम 2+ की रेडियस क्या होगी? बड़ी होगी साइज। क्लियर बात? नोट डाउन करो यहां तक। अब सुनो, अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कहीं भी एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे होगे तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसको अफेक्ट करेंगे? तो पहला फैक्टर जो है साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ये अभी मैं पीछे लिखवा दिया हूं। दूसरा, अगर हम बात करें तो साइज जो है ऐसे छोड़ो, इसी में लिख देते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? जेड इफेक्टिव। नहीं देते इसको, पीछे तो लिखा ही था, काम चल जाएगा। अगर हम बात करें तो साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल के। नंबर ऑफ सेल के। अच्छा, मैंने यहां क्या नहीं लिखा? वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो मैंने पीछे लिख दिया था, तो आपको पता है जेड इफेक्टिव घटेगा या बढ़ेगा। तीसरा, यानी नंबर ऑफ सेल के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज। और साइज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? सील्डिंग, सॉरी इनवर्सली ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्लस कहां बन रहा है? नहीं नहीं, इनवर्स रिलेशन। अच्छा ठीक है, हाँ यार सही तो बोल रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? सील्डिंग इफेक्ट है। मतलब सील्डिंग ज्यादा होगी तो रिपल्सन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन और बाहर चला जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट अगर सील्डिंग पुअर होगी तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है साइज के अंदर। अब हम बात करते हैं जनरल ट्रेंड की। किसकी बात करते हैं? एक जनरल ट्रेंड की। जनरल ट्रेंड। सर जनरल ट्रेंड में एक पहली बात तो याद रखना है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनका साइज ज्यादा होगा, यानी एस ब्लॉक का साइज ज्यादा होगा। उसके बाद कौन आएंगे? डी ब्लॉक आएंगे। और डी ब्लॉक से छोटा साइज किसका होगा? टी ब्लॉक का होगा। मतलब अगर मुझे ब्लॉक वाइज एलिमेंट मिल जाए तो मुझे पता होना चाहिए किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है रिस्पेक्टिवली। इतनी बात तो हो गई। इसके बाद अगर बात करूं तो जनरल ट्रेंड के अंदर आपको एक चीज पता है, ये और ये है हमारा डाउन द ग्रुप। क्या है? डाउन द ग्रुप। और ये हमारा है अलोंग द पीरियड। क्या है? अलोंग पीरियड। मतलब हम कहां चल रहे हैं पीरियड में? लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियड टेबल में लेफ्ट से कहां जा रहे हैं? राइट की तरफ जा रहे हैं। और हम यहां ग्रुप में कहां आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो जनरली क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होती हैं? नंबर ऑफ सेल क्या होती हैं? बढ़ती हैं। अच्छा, आपको पता है अगर कोई एलिमेंट पीरियड नंबर 1 में है तो उसके पास कितनी सेल होंगी? 1। पीरियड नंबर 2 में है तो कितनी सेल होंगी? 2। पीरियड नंबर 3 में कितनी सेल होंगी? 3। मतलब
जब मैं ऊपर से ग्रुप में, जैसे मान लिया अगर मैं ले लूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ही ले लूं, तो इसके पास एक सेल है, इसके पास दो सेल है, इसके पास तीन सेल, मतलब नीचे आने पे सेल बढ़ रही हैं। तो अगर सेल बढ़ रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, साइज बढ़ेगा। क्या होगा, साइज बढ़ेगा। क्लियर बात। अगर इधर चलें, इधर क्या होता है भाई साहब, अलोंग द पीरियड साइज कम होगा। अगर हम साइज कम होगा, क्यों होगा भाई, ड्यू टू इंक्रीज जेड इफेक्टिव। क्या, इंक्रीज जेड इफेक्टिव। चलो अच्छा बताओ, हाँ, एक मिनट लगा दे रहा हूं। इसको ये नहीं समझ में आ रहा मैंने वो लाइन क्यों लगाई थी। तो मैं बता दूं, यही पीरियोडिक टेबल होता है ना। मैंने बोला पीरियोडिक टेबल में हम कहां चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अगर इधर से चलेंगे तो इधर जाएंगे, डाउन द ग्रुप मतलब ऐसे आएंगे। अब लाइन का मतलब समझ में आ गया, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल में ये हमारा क्या है, लेफ्ट, और ये हमारा क्या है, राइट। तो ये एरो का मतलब है कि हम कहां से जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। नीचे मतलब कहां आ रहे हैं हम, डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं, डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं। अब सुनना, एक बात और समझ लो, इधर देखना, जब ये बनाई थी हो तो एक बात समझो, ये पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 सो ऑन आता जाएगा। पीरियड नंबर 1 के अंदर कितनी सेल होंगी, एक। पीरियड नंबर 2 के अंदर कितनी सेल होंगी, दो। 3 के अंदर कितनी होंगी, 3। मतलब आप देख रहे हो जब डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। मतलब पहले एक एटम के बाहर ऐसे एक सेल थी, दूसरे में क्या हो गई, 2 सेल हो गई, तीसरे में नीचे है 3 सेल हो गई। अब सोचो बाहर की लेयर ही बढ़ रही है तो ऑब्वियसली साइज तो बढ़ेगा, सही बात है। लेकिन सुन ना, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो लेट से ये मैं पीरियड नंबर 3 में जा रहा हूं, तो यहां जो एलिमेंट होगा उसके बाद भी 3 सेल, यहां जो एलिमेंट होगा उसके बाद भी 3 सेल, यहां जो एलिमेंट मिलेगा उसके बाद भी 3 सेल, यानी सबके पास नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम। लेकिन एक चीज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर। क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर। आपको पता है अगर मान लिया सोडियम होता एटॉमिक नंबर 11 है, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, 13, 14 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, और न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस साइज को छोटा कर देगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अब इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। धन्यवाद। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो। अरे नालायकों, सुनो मेरी बात। अगर हम बात करें तो हमने जनरल ट्रेंड देख लिया। एक और बात बताई कि एस का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद डी आएंगे, उससे कम, और उससे कम क्या आएंगे, पी। मतलब अगर वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं आता, डी का ही आएगा, बट अगर मान ले कहीं मिल जाता है एस भी मिल गया और पी भी मिल गया और साथ में डी भी मिल गया, तो याद रखना कि हमेशा एस का ज्यादा होगा और पी का क्या होगा, सबसे कम होगा, और डी उसके बीच में आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो 3D सीरीज का हम ट्रेंड बात कर रहे हैं, 3D सीरीज के ट्रेंड की बात कर रहे हैं। अगर हम 3D सीरीज की बात करें, ज्यादातर क्वेश्चन आपको 3D से ही मिलेंगे, और यही सिमिलर ट्रेंड आपको सारी जगहों पर भी लगेगा। आप याद रखना है 3D, बाकी सारा पैटर्न सबके अंदर क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। तो अगर हम बात करें तो आप मुझे बताओ पहला एलिमेंट कौन मिलता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और फिर जिंक। सही बात है, कोई समस्या है यहां तक? अब अगर हम एक जनरल रूल की बात करते, क्या कह रहा हूं, क्या कर रहे हैं? 1:58 ही तो हो रहा है अभी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। हाँ, अगर हम बात करें स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज छोड़ के, स्कैंडियम से लेकर के कहां तक, क्रोमियम तक, यहां पर जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज्यादा होता है किससे, सिग्मा से। सिग्मा मतलब सील्डिंग इफेक्ट, समझ रहे हो ना? ठीक है। आयरन से लेकर के निकल तक अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जेड इफेक्टिव जो होगा वो नियरली इक्वल मिलेगा आपको सिग्मा के। एंड देन लास्ट में कॉपर और जिंक में क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा और सिग्मा क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब मेरी बात सुनना, Mn का जो बिहेवियर होता है वो उसकी क्रिस्टल लैटिस की वजह से थोड़ा अलग सा आता है, इसलिए उसको यहाँ अलग लिखा हुआ है। हाँ, अब क्रिस्टल लैटिस आपके सिलेबस में है नहीं, SCP होता है, BCC होता है, अलग अलग लैटिस होती हैं, तो उसकी वजह से चेंजेस होते हैं। तो अगर हम बात करें Mn, अच्छा Mn अपनी क्रिस्टल लैटिस की वजह से बहुत सारी जगहों पर भी अलग बिहेवियर शो करेगा। जब आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ोगे तो वहां भी Mn अलग ही बिहेवियर शो करेगा अपने क्रिस्टल लैटिस की वजह से, तो उसकी बात हम करेंगे अलग से। बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको पता है कि नॉर्मली क्या होना चाहिए था सर, साइज घटना चाहिए था। साइज क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, बिल्कुल घटेगा। कलर बदल देता हूं, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे जब पहुंचोगे तो ये इधर और ये इधर, ये भाई साहब थोड़े अजीब से हैं। ठीक, अब सुनना, इधर अगर बात करूं तो आप दोनों बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो रेडियस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसकी रेडियस लगभग क्या हो जाएगी, बराबर। इधर सिग्मा ज्यादा है, अब सील्डिंग इफेक्ट का साइज बढ़ता है तो मतलब इसका साइज ज्यादा होगा और इसका साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा किसके अंदर, 3D सीरीज के अंदर। किसके अंदर, 3D सीरीज के अंदर। अब अगर ये ट्रेंड आ गया है तो अब चलते हैं कहां पर, डाउन द ग्रुप। किसमें चलते हैं, ग्रुप के अंदर। हाँ, ग्रुप ट्रेंड की बात करते हैं। अगर मैं ग्रुप ट्रेंड की बात करूं तो एक बात बताओ, मेरे पास 3D 4D और 5D होता है, 6D के बारे में तो हम बात ही नहीं करते ज्यादा। तो अगर बात करूं तो जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मान लिया ये मेरा है ग्रुप नंबर 3। कौन सा है, ग्रुप नंबर 3। तो पहले ग्रुप नंबर 3 में कौन आएगा सर, 3D आएगा, बहुत बढ़िया। फिर कौन आएगा सर, 4D आएगा। फिर कौन आएगा, 5D आएगा। हमने पढ़ा है सर ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो नीचे गए और साइज बढ़ा, कोई समस्या नहीं। मैंने लिखा है सिर्फ ग्रुप 3 के लिए, नीचे गए और साइज बढ़ा। लेकिन सुनना, जब हम बात करते हैं ग्रुप की, किसकी बात करते हैं, ग्रुप की। ग्रुप कहां से कहां तक, 4 to 12, यानी 4 से लेकर के कहां तक, 12 तक। तो हमारी उम्मीद क्या थी कि सर 3D होगा, 4D होगा, 5D होगा। तो हमें लग रहा था हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। बट ये नहीं होगा, हमारी उम्मीद ऐसी थी बट ये नहीं होता है। तो क्या होता है सर, यानी ये हमारा था एक्सपेक्टेड, हमने उम्मीद की थी कि ऐसा होगा। ये क्या था, एक्सपेक्टेड, उम्मीद थी हमारी। बट हमारी उम्मीद पर पानी फिर गया। तो भैया पानी फिरने के बाद क्या हुआ, तो भैया पानी फिरने के बाद ये हुआ, हमें पता था कि सर 3D है, 4D है, 5D है। मतलब अगर बात करूं तो 3D से ज्यादा 4D का होना चाहिए, बिल्कुल होता है, 3D से ज्यादा 4D होता है। लेकिन जब 4D और 5D की बात आती है तो ये दोनों भाई साहब बराबर हो जाते हैं। ये दोनों भाई साहब क्या हो जाते हैं, बराबर। अब मेरी बात सुनना, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है और कुछ होने का कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो अगर बात करूं नॉर्मली क्या होना चाहिए, 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा 5D होना चाहिए था, बट ये नहीं होगा।
3D से ज्यादा 4D तो होगा, लेकिन 4D और 5D की सेम हो जाएगी रेडियस, और ये क्यों होगी? आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों भाई साहब? क्योंकि जब आप 5D की बात करोगे तो 5D में जाते ही आपको क्या मिलेंगे? लेंथेनॉइड मिलेंगे रास्ते में। 5D में जाते ही रास्ते में कौन मिलेगा आपको? लेंथेनॉइड मिलेंगे। और लेंथेनॉइड के 4f में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे होगे, सही बात है ना? लेंथेनॉइड के 4f में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे होगे, और जब लेंथेनॉइड के 4f में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन तो लगेगा पुअर सील्डिंग इफेक्ट की वजह से। इस वजह से साइज 5D का होना चाहिए था बड़ा, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? साइज 5D का छोटा हो जाएगा और ऑलमोस्ट 4D के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक। अब सुनो, जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा कंपेयर द साइज ऑफ स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम। सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला? कंपेयर द साइज ऑफ स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम। तो समझो, स्कैंडियम है, इट्रियम है और लैंथेनम है, ये कौन से सीरीज के हैं? 3D सीरीज, मतलब ग्रुप नंबर 3 के हैं। ग्रुप नंबर 3 के हैं। ग्रुप नंबर 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, तो लैंथेनम का साइज ज्यादा होगा, स्कैंडियम का सबसे कम होगा। ये बिल्कुल सही होगा क्या? आप सुनना, यहां पे आएंगे, जब यहां आएंगे तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम से कंपेयर करो। ये बहुत कॉमनली आया हुआ क्वेश्चन है, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम का। तो मतलब अगर मैं टाइटेनियम का कंपेयर करूंगा जर्कोनियम का विद हॉफनियम तो क्या होगा? अगर हम बात करें, टाइटेनियम से ज्यादा जर्कोनियम का होगा, लेकिन जर्कोनियम और हॉफनियम से क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर बात? तो जो है ये वाला ग्राफ जो है आप लोगों को बनाना है। अब सुना जानते, ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो है ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बनाना पड़ेगा। इधर देखो, जानते जो आपने पढ़ा है वही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे देखें एक बार, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ग्रीन लाइन से दिखाया गया है ये क्या है? आपका 3D सीरीज है। ग्रीन लाइन वाली क्या है? 3D सीरीज है। आप देखो ध्यान से, 3D सीरीज में पहले देखो साइज कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। उसका जैसे ही आप कहां पहुंचते हो, मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो ऑलमोस्ट सेम होने लगा, और इसके बाद क्या हुआ? साइज बढ़ गया। मतलब जो ट्रेंड हमने पढ़ा था वही सेम है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 3D के बाद ये क्या है? 4D है। अगर आप 4D का देखोगे तो सेम ट्रेंड यहां भी मिलेगा देखने को, और 5D में भी सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। इतनी बात हो गई। लेकिन अगर मैं डाउन द ग्रुप देखूं तो ये 3D है और ये 4D ऊपर 5D। आप देखो 3D और 4D में गैप है, यानी 4D का साइज ज्यादा है। लेकिन आप 5D और 4D को देखो, गैप बिल्कुल, पहले वाले के बीच तो गैप है, लेकिन उसके बाद देखो गैप बहुत कम होता चला गया है। क्यों? क्यों? क्योंकि भैया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहां लग रहा था। तो आपसे क्या पूछते हैं? ये ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे ग्राफ में एक ट्रेंड दे रखा है, ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने के बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर दो। तो इसलिए आपको ये नीचे वाला नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये एलिमेंट्स के नाम, बट ये है ये ग्राफ बना लेना है कि एटॉमिक रेडियस का विद जो है एटॉमिक रेडियस का किसके साथ? एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ है। क्लियर बात? तो इसको बनाओ फटाफट, चलते हैं जल्दी से फटाफट। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, देखो सिंपल सी बात याद रखना कि एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्डिंग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्डिंग, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और उतना ज्यादा उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर मैं बात करूं तो देखो, जब डी ब्लॉक में जाओगे तो हमारे पास D1 आ सकता है, D2 हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में, D3 हो सकता है, D4 हो सकता है, D5 हो सकता है, D6 हो सकता है, D7 हो सकता है, D8 मिल सकता है, D9 मिल सकता है। फिर इधर खिसकाना पड़ेगा, और भी है, अरे D10 हो सकता है ना। तो और क्या हो सकता है हमारे पास? D10 हो सकता है। अब सुनना, मैं नीचे लिख रहा हूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D1 के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, D2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D3 के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D4 के अंदर 4, D5 के अंदर 5, D6 के अंदर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और यहाँ 0। सही बात है? तो कई बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है हमें, तो
तो आपको पता होना चाहिए, डी देख करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाना चाहिए। और ये और जगह काम आएंगे, कहां पर, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे ना, तो वहां एक थ्योरी पढ़ोगे वीबीटी। अगर आपको ये याद है तो आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। और बाद में वहां बताना भी होता है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो वो भी आप देख के बता सकते हो। ठीक, हाँ थोड़े से क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं, वेबसाइट पे जाओगे नीचे बताया है, स्टडी मटेरियल वहां पे मिलेंगे सारे क्वेश्चन। हाँ तो उसमें पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं बार बार वो स्किप मार दो, सिंपल। चलो यार, अब अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना, अगर लॉजिकली देखो तो यहां से लेके यहां तक सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उसके बाद यहां से लेके यहां तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सही बात है, यही ट्रेंड होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज का होना चाहिए, क्योंकि Mn पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, Mn D5 में आता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आपके साथ धोखा हुआ है, Mn सबसे नीचे है, मतलब सारे ट्रेंड तो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन Mn के साथ तो धोखा हुआ है कि जहां हम सोच रहे थे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए था, वो सबसे कम पे आ गया। ये एक्सप्लेनेशन आपसे पूछते हैं, सुना, ये एक्सप्लेनेशन आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ये पूछेंगे। तो पहली बात, अगर आप ट्रेंड की बात करोगे, अगर आप क्या करोगे, ट्रेंड की, तो ट्रेंड के अंदर क्या होगा, एमपी क्या करेगा, इंक्रीजेस, एमपी इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। बट यहां एक्सेप्शन याद क्या रखना है, Mn। वैसे तो टेक्नीटियम भी है, बट एनसीईआरटी ने बस Mn को एक्सप्लेन किया है और यही पूछती भी है। तो सीधा सा कारण क्या याद रखना है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सुनना, D5 मतलब हाफ फिल्ड सबसेल, हाफ फिल्ड है मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये चाहेगा ही नहीं कि कोई बॉन्ड ऑन बनाऊं मैं, क्योंकि स्टेबल लोग बॉन्ड क्यों बनाना चाहेंगे, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं करता है। तो क्या करेगा, ये मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो पहला रीजन। दूसरा रीजन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप बताओ मुझे जल्दी से, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी ही है और कुछ नहीं। आप मुझे बताओ, अगर कोई ऑलरेडी हाफ फिल्ड स्टेट में है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करना चाहता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा तो भैया वो बीच वाले गैप में इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, फिर सब अपना समझ के अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब फिर मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ओवरऑल ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से Mn का बिहेवियर कैसा होता है, एक्सेप्शनल होता है। अगर हम बात करें तो कुछ बातें जो याद रखनी है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, यानी मैक्सिमम एमपी टंगस्टन का होता है, किसका होता है, टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन का सिंबल आपको होता है W, और कितना होता है, वैसे तो जरूरी नहीं है, बट अगर आप याद करना चाहो 3400 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मरकरी का, किसका होता है, Hg मरकरी का, इसका -38 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो इसका कितना होता है, -30, अरे इसलिए तो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड में है ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट वाला टॉपिक, नोट डाउन करोगे इसको। ट्रेंड आप देख ही रहे हो, नॉर्मल है, आपको पता है 3D से ज्यादा 4D का, 4D ज्यादा 5D का है। ठीक, और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कुछ नहीं बस। ठीक, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ सुना ध्यान से, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि ये मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से मेटल्स आपस में जुड़ गए हैं,
ये लो, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है। इस पर हमने क्या दी, हीट यानी एनर्जी, और ये ब्रेक हो गया एटम्स के अंदर। किसमें ब्रेक हो गया, एटम के अंदर। यानी किसी मॉलिक्यूल को एटम के अंदर ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। सिंपल शब्दों में आप डी ब्लॉक की बात कर रहे हो। अगर कोई भी मेटल कंबाइन होगा आपस में तो कैसे, मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू। यानी आपको मेटेलिक बॉन्डिंग को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वही तो है। तो मतलब सिंपल शब्दों में एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेटेलिक बॉन्ड, टू ब्रेक मेटेलिक बॉन्ड, यानी मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो आप बताओ ध्यान से कि जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटेलिक बॉन्डिंग के। भैया जितना अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, शांत रहो तुम दोनों, मेटेलिक बॉन्डिंग। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। किसके हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो मतलब जो ट्रेंड वहां मिलना था वो यहां मिलेगा। भाई जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग और उतना ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर बात, ठीक। कोई समस्या किसी को, नहीं ना, आसान सी चीज है, यहाँ कुछ है नहीं खा। अच्छा एक और बात बताऊं कि कई बार पूछता है कि एक रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं मिलता हीट ऑफ एटमाइजेशन में। क्योंकि हीट ऑफ एटमाइजेशन दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी मेटेलिक बॉन्डिंग, दूसरा होता है उसकी लैटिस कैसी है, क्रिस्टल लैटिस। तो दो फैक्टर पे जब भी कोई चीज मोर देन वन फैक्टर पे डिपेंड करने लगेगी ना तो उसमें आपको कोई जनरल ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर बात करूं, जब आप जाओगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने तो वहां भी वो मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। और अगर कोई चीज मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड कर रही है तो जनरल ट्रेंड उसका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे इसका जनरल ट्रेंड क्यों नहीं है तो आप बोल सकते हो नो जनरल ट्रेंड। ट्रेंड एज इट डिपेंड ऑन, जैसा कि डिपेंड करता है कहां कहां पर, पहला मेटेलिक बॉन्ड पर, और दूसरा अनपे ओ जो है क्रिस्टल लैटिस। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है। क्लियर, इसको भी नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली बात तो इधर देखो, अगर आप बात करो ये किसकी, एस ब्लॉक की, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब जो होती है वही होती है, जैसे सोडियम Na+ में मिलता है, आपको इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। आप मैग्नीशियम की बात कर लो Mg2+, तो 2+ के अलावा और किसी और में नहीं मिलेगा। अगर आप बात करोगे किसकी, पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक की भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। यानी यहां भी ज्यादा कुछ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी मिलती है लेकिन ज्यादा उतना नहीं मिलती है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर हम आते हैं कहां पर, डी ब्लॉक, तो भैया डी ब्लॉक के अंदर क्या आता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपसे पूछेंगे भैया क्यों और कहां ये वेरिएबल है, तो आपको क्या याद रखना है कि भैया इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन होने का कारण क्या है, सेम एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, सही कर लें, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ऑफ N-1 D एंड NS।
यानी n-1 डी और NS सेल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों में से कहीं से भी लूज हो सकते हैं। अब मान लिया किसी में आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है ये पता करना है, तो याद रखना NS इलेक्ट्रॉन देख लो, यानी NS में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। और अगर आपको पता करना है कि सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है किसी की, तो n-1 ही एंड NS इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अब अगर बात करूं तो एनसीईआरटी है कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट टेबल के फॉर्म में लिख रखी है, वही है टेबल नंबर 4.3। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, यहां से लिख रहा जिंक तक। अगर हम बात करें इसमें से आप देख रहे हो कुछ डार्क कलर से लिखा हुआ है, डार्क कलर का मतलब है कि ये क्या है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपसे पेपर में क्या क्या पूछ सकते हैं, पहली चीज आपसे पूछेंगे ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताओ जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है इन डी ब्लॉक। आपको दिखा स्कैंडियम +3 में है, आपको दिखा जिंक +2 में है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मैग्नीज की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो +2 उसके बाद +7। आपसे पूछ लेंगे कि निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल जो है स्टेबल जो हो, तो क्या होगी, +2 होगी। इसके अलावा आपसे पूछ ले कॉपर की स्टेबल ऑक्सीडेशन +2 हो गई। तो मतलब आपसे सिंपल शब्दों में पूछा जाएगा कि किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, किसके पास, अच्छा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास है, Mn के पास है, जिसके पास बहुत सारी वैरायटीज के ऑक्सीडेशन है, और इसकी मैक्सिमम कितनी है, 7 है। क्रोमियम की कितनी है, मैक्सिमम 6 है। तो आपसे पूछेंगे किसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मिनिमम कितनी है, स्टेबल कौन है, किसके पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ इसी टेबल में घूम फिरा के होगा। जो ब्लैक कलर से हैं वो उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब मेरी बात सुनना, अगर हम बात करें पूरे डी ब्लॉक के अंदर, इन डी ब्लॉक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +8। किसकी होती है ये, ऑस्मियम की, एंड ऑस्मियम के अलावा एक और आता था रुथेनियम, आरयू, ऑस्मियम एंड रुथेनियम दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +8 होती है मैक्सिमम पूरे डी ब्लॉक के अंदर। शांत रहो। एक और चीज अगर बताऊं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो किसी के पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, आपको ब्लैक कलर से तो लिख रखा है कौन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं बट अभी हम 2 फैक्टर की बात कर रहे हैं। एक है ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। दूसरा क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अभी हम इसका जिक्र ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जब हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी और एक और चीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे ना, तब वहां कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी नहीं है ये पता करेंगे। जैसे अगर बात करूं तो आप पीवाई क्यूज में देखोगे तो बहुत कॉमनली है कि Cu2+ और Cu2+ में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी बात हम कहां करेंगे, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिस्कशन करेंगे तब, क्योंकि वहां पर कौन इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कौन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, कितनी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब फैक्टर वहां आएंगे। क्लियर बात यहां तक। अब इसके बाद हम चलते हैं, अभी हमारे पास 3 बजने में 8 मिनट बाकी है, तो एक टॉपिक 5 मिनट, तो एक टॉपिक और पढ़ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हाँ क्या टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब सुना ध्यान से, डी ब्लॉक एलिमेंट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब कौन सा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। यानी अगला चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट से ही लिंक्ड होगा, क्योंकि इन्हीं के पास एबिलिटी है टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये एबिलिटी क्यों है इसकी बात करते हैं, कारण, रीजन। तो अगर हम रीजन की बात करें इसके, तो 2 चीजें हैं। पहला
वैकेंट डी ऑर्बिटल, चलो वो भी लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब खाली डब्बे होते हैं, ठीक है ना। हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी और स्मॉल साइज, ये सारे कैरेक्टर होने की वजह से ये क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे अगर मान लिया मैंने ले लिया KCN और प्लस मैंने ले लिया क्या, FeSO4, और अगर मैं इसको एक्सेस मतलब KCN को मैं एक्सेस में ले रहा हूं, तो अगर मैं इसको एक्सेस में लेकर के रिएक्शन कराऊंगा तो आपको पता है क्या बनता है, K4 FeCN का होल 6, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक, क्लियर बात यहां तक। सबसे बढ़िया एक्सपर्ट ये नहीं होता कि हो गया क्या यहां तक। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, यानी हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तक देख लिया है। अब अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं इनकी बात करेंगे। तो बस आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।